भाभी मुझे द्वार शिकाई चाहिए, कहो क्या दोगी? आखिर इकलौती ननद हूँ आपकी। रति ने चहकते हुए अपनी नई नवेली भाभी अनु से कहा। सीमा जी, अरे तेरी जो मर्जी मांग लेना, ये दे देगी। यही तो वक्त होता है, जो चाहे नंदे मांग लेती हैं, वरना बाद में तो ना नंदे कुछ मांगेंगी और ना ही भाभियाँ कुछ देंगी। तू मांग ले बेटा, तेरी भाभी मना थोड़ी ना करेगी। रति, भाभी मुझे आपके ये झुमके बहुत पसंद है। झुमके का सुन अनु की भौहें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं। फिर सीमा जी कहती है, अरे आज बहू की मुंह दिखाई है, तो क्या यह अभी झुमके उतार कर और बगैर झुमके के बैठ जाएगी? कुछ भी कहने से पहले सोचती नहीं है ये लड़की। अनु ने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि सीमा जी ने उसकी मन की बात समझ ली। लड़कियां जब अपने ससुराल आती हैं, उनका हर एक सामान हर किसी की खास भेंट होता है, जो उसे अपनों के साथ होने का एहसास कराती है। ऐसे में कोई भी उसे कुछ मांग लेता है तो उसे मना करते भी नहीं बनता, पर दुख तो उसे बहुत होता है। खैर, सभी रस्में खत्म हो गई। फिर सीमा जी ने कहा, चल बहू, अब यह झुमका तू रत्ती को दे दे और कुछ हल्का सा पहन ले। फिर से झुमका? यह क्या? मैं तो समझ रही थी कि मम्मी जी ने मेरा साथ दिया, पर वह तो सबके सामने दिखावा कर रही थी। क्या करूं अब? यह झुमके मैं ही जानती हूँ मेरी माँ ने कितने अरमानों के साथ बनाए हैं, पर मैं इन्हें मना भी कैसे करूं? यह सोचते सोचते अनु के मन में एक आइडिया आया। फिर उसने कहा, मम्मी जी, वह क्या है ना, मेरे पास इयररिंग के नाम पर बस यही एक झुमका है। इसके अलावा हल्की पतली छोटी बड़ी और कई इयररिंग्स नहीं है मेरे पास। और विदाई के वक्त माँ ने कहा था कि अब कभी अपनी मांग तलाई, कान, गला और नाक सुन्नी मत रखना, इससे अब शकुन होता है। सीमा जी, ओहो, तो तुझे क्या लगता है बहू, हम अपने घर की बहू को सुने कान ही रहने देंगे? मैंने तेरे लिए यह कान के बूंदे बनवाए हैं। ये हल्के भी हैं और छोटे भी। तुझे पहनकर बड़ा आराम मिलेगा, जो इस बारी झुमके से कभी नहीं मिल सकता। अब अनु को और कोई बहाना नहीं मिल रहा था, इसीलिए मजबूरन उसे अपना झुमका रत्ती को देना ही पड़ा। पर फिर उसने यह सोचकर अपना मन बहला लिया कि यह भी तो मेरा ही परिवार है, इनको भी कुछ देना मेरा फर्ज बनता है। धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए और अनु के घर की भागदौड़ संभाल ली। रति का ससुराल उसी शहर में ही था, इसीलिए वह ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। और अब भाभी आ गई थी, उनकी सेवा भी तो लेनी थी। एक दिन सीमा जी अनु से कहती हैं, बहू आज कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं, रात के खाने पर कुछ अच्छा सा बना लेना। अनु, कितने लोग होंगे वह मम्मी जी? सीमा जी, यही कोई 6 लोग। अनु जानती थी यह लोग तो वह हैं जो आज आने वाले हैं, पर इनके अलावा रत्ती, उसका पति और उसकी सास का भी खाना यहीं से जाएगा। ये कभी गिना ही नहीं जाता। पहले पहल तो अनु को यह समझने में नहीं आता था और इसी वजह से कई बार उसे ब्रेड से ही अपना काम चलाना पड़ा था, पर अब वह यह भूल नहीं करती थी। रात को सारे मेहमान आ गए, पर अनु यह देखकर हैरान थी कि उन मेहमानों के साथ रति और उसका पति मोहन और उसकी सास बंदिता जी भी पधार रही हैं। मतलब अनु यह तो जानती थी कि ये लोग खाना खाने तो ज़रूर आएंगे, पर ये मेहमानों के साथ ही अंदर क्यों आ रहे हैं, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। सीमा जी, बहू ऐसे बस मेहमानों को देखती ही रहोगी या इनके लिए शरबत भी ले आओगी? अनु दौड़ती हुई रसोई में जाती है और सबके लिए शरबत ले आती है। अब बारी थी खाने की। अनु रसोई में अकेले काम करे जा रही थी, पर ना तो सीमा जी और ना ही रति वहाँ उसकी मदद करने आ रही थे। खाने को देर होता देख सीमा जी रसोई में आती हैं और कहती हैं, यह क्या बहू, कितनी देर लगा रही हो? मेहमान कब से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। अनु, मम्मी जी इतने सारे लोग हैं ना, तो थोड़ी हड़बड़ाहट हो रही है। आप ज़रा रत्ती को मेरी मदद के लिए भेज दीजिए, मैं फिर फटाफट खाना लगाती हूँ। सीमा जी, क्या यह बैठकर मेहमानों से बात करे, इसीलिए तो अपने मेहमानों को यहाँ बुलाया ताकि उसका पूरे समय रसोई में ना जाए, और यहाँ तुम उसे रसोई में ही बुला रही हो।
अनु, क्या यह रत्ती के मेहमान हैं? सीमा जी, हाँ, उसकी ननद और उसका परिवार। वारे रत्ती, क्या किस्मत पाई है तुमने। माँ तो माँ, सास और पति भी तुम्हारे हिसाब से चलते हैं और एक मेरी किस्मत है। पर मुझे यह सब अब रोकना पड़ेगा। पहले तो मुझे लगता था यह लोग मेरे परिवार हैं, पर इस परिवार को मैं नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं दिखती। अगर मैं आज चुप रह गई तो कल को मेरे बच्चे इस रत्ती के बच्चों की गुलामी करेंगे। सारे मेहमानों के साथ जब सीमा जी और रत्ती बैठकर बात कर रहे थे, तब अनु अपना खाना रसोई में ही बैठकर खा लेती है। मेहमानों को विदा कर रत्ती और सीमा जी जब रसोई में आकर अनु को खाना लगाने को कहा, अनु, मम्मी जी, खाना तो सारा खत्म हो गया। सीमा जी, क्या खाना खत्म हो गया? पर कैसे, जबकि मैंने तुम्हें साफ साफ 6 लोगों का खाना बनाने को कहा था। अनु, पर मम्मी जी, खाना तो मैंने 6 लोगों का ही बनाया था। सीमा जी, फिर खत्म कैसे हो गया? अनु, 6 लोग और हम, घर के 4 लोग। मैं, यह पापा जी और आप, जमाई जी और उनकी माँ भी आने वाले थे। आपने यह तो नहीं बताया था। पापा जी और इन्होंने तो मेहमानों के साथ ही बैठकर खाना खा लिया। मेरा और आपका हिस्सा जमाई जी और उनकी माँ का हो गया। सीमा जी, अरे रत्ती या उसका परिवार तो इसी घर के सदस्य हैं, कोई मेहमान थोड़े ही न है वह, जो उनका भी गिनवाती। तुम्हें समझकर बनाना चाहिए था। अब हम क्या खाएंगे? रत्ती, चलिए माँ, हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी है तो बिस्कुट खा लेंगे। सीमा जी, पर बेटा, इससे पहले सीमा जी कुछ और कहती, रत्ती ने आंखों से उन्हें इशारा कर चुप रहने को कहा, जो अनु ने भी देख लिया। फिर दोनों माँ बेटी बाहर से खाना ऑर्डर कर खा लेती हैं। यह देख अनु को बहुत बुरा लगता है। भले ही उसने खाना खा लिया था, पर यही बात रत्ती और सीमा जी को पता नहीं थी। जब 2 लोगों का खाना बाहर से आ सकता है तो एक अकेली भाभी कितना ही खा जाती। आखिर सुबह से रसोई में उसने सबके लिए ही तो मेहनत की थी ना। रित्ती और सीमा जी की ये हरकत देखकर जो थोड़ी बहुत प्यार अनु के अंदर बची थी, वह भी जाती रही। और तभी उसने सोचा वह अब और नहीं सहेगी, वह भी ऐसे रिश्तों के लिए जिससे उसकी ज़रा भी कदर नहीं। एक दिन सीमा जी जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं अनु अपने पति अविनीश के कंधे का सहारा लेते हुए घर के अंदर आ रही है और उसके एक पैर पर प्लास्टर चढ़ी होती है। सीमा जी घबराते हुए बोली, अरे यह क्या हो गया बहू को? अविनाश, माँ सुबह नहाते वक्त बाथरूम में फिसल गई, जिससे इसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। सीमा जी, हे भगवान, अब यह कब ठीक होगी? तब तक इसकी सेवा कौन करेगा? अविनाश, क्या कहा माँ आपने? सीमा जी, मेरा मतलब मेरी बहू पहले जैसी कब होगी? सीमा जी, कि अंदर की बात को भले ही उनका बेटा समझे या ना समझे, पर अनु खूब समझ रही थी और तभी उसने इन माँ बेटी को सबक सिखाने की योजना बनाई। अनु, मम्मी जी, मुझसे तो अब मेरे खुद के ही काम नहीं होंगे, ऐसे में घर के काम कैसे करूँगी? पर राहत की बात तो ये है कि रति इसी शहर में ही रहती है, आप उसे ही यहाँ कुछ दिनों के लिए रख लीजिए। वैसे भी उनके घर का खाना अक्सर यहीं से जाता है, तो वह अपने उस घर और इस घर के लिए खाना यही बना लेगी। इससे हम सबको भी सहूलियत हो जाएगी। हाँ, सही कहा तुमने बहू, मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। यह कहकर सीमा जी रत्ती को फ़ोन करके चली जाती हैं। फ़ोन पर सीमा जी, हेलो बेटा, तू अभी घर आ सकती है क्या? कुछ ज़रूरी बात करनी है तुझसे। रत्ती, हाँ मम्मी आती हूँ, पर यह तो बताओ क्या ज़रूरी बात है? कहीं भाभी ने कुछ नया तो नहीं खरीदा है ना? सीमा जी, ओहो, तुझे तो हर वक्त बस यही सब सूझता है, जल्दी घर आओ, यहाँ मेरी हालत ख़राब होती जा रही है। फिर रत्ती फटाफट से सीमा जी के यहाँ आ जाती है। सीमा जी, बेटा यह देख तेरी भाभी को। रत्ती, पर यह सब कैसे हुआ और आपने मुझे यह दिखाने बुलाया है? सीमा, जी हाँ, क्योंकि भाभी अब तो घर के काम नहीं कर सकती, इसीलिए तुझे ही अब हमारी मदद करनी पड़ेगी। रत्ती, मदद? कैसी मदद? अनु, देखो रत्ती, जमाई जी और तुम्हारी सासू माँ का खाना अक्सर तो यहीं से जाता है,
तो फिर तुम कुछ दिन आकर यहीं रहो और दोनों घर का खाना बना लिया करो। इससे मम्मी जी को भी आराम रहेगा, वरना वह अकेली क्या क्या संभालेंगी। रत्ती: पर माँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी। मेरी सासू माँ ने अब से मुझे घर पर ही रहने को कहा है और यहाँ से कोई खाना तो बिल्कुल ही ले जाने के लिए मना किया है। वह कहती हैं ऐसे बार बार यहाँ से खाना ले जाना अच्छा नहीं लगता। सीमा जी: अरे कुछ नहीं कहेंगी वह, उनसे कहना बहू के पैर के बारे में। तू छोड़, मैं ही कह दूंगी उनसे। रत्ती: अरे नहीं नहीं माँ, आपको कहने की जरूरत नहीं, मैं ही कह दूंगी उनको। यह कहकर रत्ती अपनी माँ का हाथ में वहां जाती है जहां वह माँ का हाथ बटाना कम और अपने फोन पर हाथ फेरना ज्यादा करती है। सीमा जी को उससे कुछ कहती तो रत्ती ऐसे चिल्लाती मानो कितना बड़ा काम दे दिया हो उसे। अब सीमा जी उससे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचती। रत्ती यहाँ भी अपना ही फायदा कर जाती। पूरे दिन रसोई में सीमा जी खाना बनाती और रत्ती खुद के साथ साथ अपने ससुराल वालों का खाना भी यहीं से ले जाती। बड़ी गलती कर दी मैंने इससे मदद की उम्मीद करके। अरे अपनी बेटी से तो मेरी बहू ही बली है, कम से कम उसके रहते मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता था, पर इसके चक्कर में उसे भी बहुत सताया है मैंने। पर अब उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं करूँगी, यही मेरे किए का प्रायश्चित होगा। यह कहकर सीमा जी अनु के लिए उसके कमरे में जूस ले जाती हैं। अनु को सीमा जी की ऐसी हालत पर बहुत तरस आता है, पर वह भी तो इस वक्त बेबस थी। रत्ती को यहाँ रखने का आइडिया उसी का था, पर रत्ती अपनी माँ के लिए भी इतनी स्वार्थी हो जाएगी, उसे यह पता नहीं था। अनु: मम्मी जी, आपकी ऐसी हालत। रत्ती: कोई मदद नहीं करती क्या? अनु के इतना कहते ही सीमा जी फफक कर रो पड़ती हैं और कहती हैं मुझे माफ़ कर दे बहू, आज मेरी बेटी जैसी है उसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने हमेशा उसकी हर उल्टी सीधी हरकत में उसका साथ दिया है और शायद आज मुझे उसी की सज़ा मिल रही है। पर तू मेरी चिंता मत कर, मैंने सही समय पर अपनी गलती जान ली और अब मैं तेरी सास नहीं माँ बनकर दिखाऊंगी। वह तो ठीक है मम्मी जी, पर रत्ती को भी सबक सिखाना ज़रूरी है। दुनिया की हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि बेटी इतनी स्वार्थी बन जाए और अपनी माँ का भी फ़ायदा उठाने लगे। मम्मी जी, आज तो आपने रत्ती को सही पाठ ना पढ़ाया तो आगे भी वह हर रिश्ते को बस अपने स्वार्थ के लिए ही इस्तेमाल करेगी। सीमा जी: तू कह तो ठीक रही है बहू, पर मैं ऐसा क्या करूँ तो उसे सबक मिले। अनु: उसे बस यहाँ से मिलने वाली चीज़ें और अपने स्वार्थ से मतलब है ना, तो बस हमें भी वही दिखाकर उससे ले लेना है। मैं कुछ समझी नहीं बहू, सीमा जी ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहा। आप तो बस अब देखते जाइए मम्मी जी, अनु ने इतराते हुए कहा। अगले दिन रत्ती के आने से पहले ही सीमा जी और अनु ने मिलकर रसोई का सारा काम निपटा लिया और खाना बनाकर अनु के कमरे में रख दिया। करीब 11 बजे रत्ती आई तो देखा उसकी माँ रसोई की जगह अपने कमरे में सो रही है। उसने अपनी माँ को जगाते हुए कहा, माँ, आज नाश्ता नहीं बनाया क्या और खाने की भी कोई तैयारी नहीं कर रही हो? आज कोई व्रत है क्या? सीमा जी: बेटा, आज पूरी रसोई तुझे ही संभालनी पड़ेगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रत्ती: अरे वाह, ये अच्छा है, पहले भाभी और अब आप लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? सीमा जी: वाह बेटी, मेरी तबीयत खराब है, यह सुनकर भी तूने एक बार के लिए भी नहीं पूछा कि मुझे क्या हुआ, पर खुद पर जिम्मेदारी बढ़ता देख खुद को नौकरानी ज़रूर समझ लिया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तेरी भाभी भी इस घर की नौकरानी हुई। वह ना ही सिर्फ इस घर की बल्कि तेरे ससुराल वालों रिश्तेदारों की भी खातिरदारी करती आई है, पर फिर भी ऐसे शब्द उसके मुंह से मैंने कभी नहीं सुने। तो मैं भी आपके लिए कितना कुछ करती हूँ, आपके लिए शॉपिंग, बाहर खिलाना, जो भाभी नहीं करती, यह सब तो आप भूल गई। रत्ती ने इठलाते हुए कहा। सीमा जी: सही कहा, बचपन से एक माँ अपने बच्चे को अपना हिस्सा काट काट कर खिलाती है ताकि बच्चा एक दिन अपना हिसाब गिन सके। जा बेटी, अपने घर जा और वहाँ की जिम्मेदारी उठा। इस घर में अब तभी आना जब खुद को पूरी
तरह बदल लो। यहाँ अब बस अपनों से मिलने आना बिना कोई स्वार्थ लिए। रति, हाँ जाती हूँ। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि अब यहाँ कभी मत आना। नहीं आऊँगी। मैं भी देखती हूँ खुद की बेटी से ज़्यादा वह पराई कैसे प्यार देगी। जब भाभी परेशान करे भूल से भी मेरे पास मत आना। सीमा जी, बेटी तेरी जगह अगर और कोई होती तो यह समझती कि मैं तुझे यहाँ आने से रोक नहीं रही बल्कि सुधरने को कह रही हूँ, पर तू इससे ज़्यादा सोच या समझ नहीं सकती। एक और बात, अपनी भाभी से जो तूने द्वार शिकाई पर उसके झुमके लिए थे वह उसे लौटा देना। रत्ती, माँ अब क्या एक एक चीज़ का हिसाब करोगी? फिर तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी हैं, वह सब मुझे भी वापस चाहिए। सीमा जी, हाँ जानती थी कि तू ऐसा ही कहेगी, इसीलिए तेरा दिया हुआ सारा सामान उधर रखा है, ले जा। रत्ती की अब बोलती बिल्कुल ही बंद हो जाती है और वह मुंह झुकाकर वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र अनु पर पड़ती है। वह दौड़कर अनु के पास जाकर कहती है, भाभी अब तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा ना, हम माँ बेटी को अलग करके कलेजे में ठंडक पड़ रही होगी ना। मैं जानती हूँ तुम ही ने माँ के कान भरे होंगे, पर याद रखना वह चाहे जितने कितने भी कोशिश कर ले वह कभी बेटी नहीं बन सकती। अनु, रति बस तुम्हारी इसी सोच ने ना तो तुम्हें इस घर का रहने दिया और ना कभी अपने ससुराल की होने देगी। मेरी बात मानो और अपनी सोच को बदलो, देखना गृहस्थी कितनी अच्छी चलेगी। रति, बस भाभी अपना ज्ञान अपने पास रखो। अब से मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी और ना ही यहाँ किसी से मेरा कोई रिश्ता होगा। यह कहकर रति गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पहले तो वह बात बात पर अपने पति और सास पर अपने मायके वालों के नाम पर बड़ा रोब दिखाती थी। वह काम ना भी करे तो खाना उसके मायके से आ जाता था, इसीलिए उसे ससुराल में कोई कुछ भी नहीं कहता था। पर अब उसे बात बात पर काम ना करने पर यह ताना मिलता था कि तुम्हारी माँ या भाभी खाना बनाने नहीं आएंगी, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। कुछ दिन तो रत्ती ने गुस्से में सब किया, पर धीरे धीरे उसे अपनी माँ की याद आने लगी। पहले तो जब मन तब भागकर वह अपने माँ के पास चली जाती थी, पर अब माँ से बात भी नहीं होती। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, पर जब उसने अपनी सास को यह बताया तो वह इसे नाटक बताकर अपने कमरे में चली गई। आज उसे अपनी माँ की कमी बड़ी खली, कैसे माँ उसकी सेवा में लग जाती थी, पर मैं ही ना अपने स्वार्थ के चक्कर में सब कुछ भूल गई। पर अब और नहीं, दूर रहूंगी अपनी माँ से। यह सोचकर वह अगले दिन ही अपने घर जाती है, जहाँ वह देखती है उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी भाभी उनकी सेवा कर रही है। वह सोचती है शायद इसी को परिवार कहते हैं, जो एक दूसरे की परवाह करे। वह यहाँ स्वार्थ नहीं, बस निस्वार्थ प्रेम हो। अनु, अरे रत्ती तुम कब आई? आओ अंदर देखो ना। मम्मी जी मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती, अब तुम ही इन्हें दवाई खिलाओ। सीमा जी, यह क्या खिलाएंगी दवाई? ज़रूर अपने किसी काम से ही आई होगी। रत्ती, नहीं माँ, मैं यहाँ अपने पुराने रिश्तों को वापस पाने आई हूँ। माँ, आपने मुझसे कहा था ना कि जब मैं खुद को बदल लूँ तभी यहाँ वापस आऊँ। उस दिन तो मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, पर आज उस बात का सही मतलब समझकर यहाँ आई हूँ। आप सही थी, हमेशा स्वार्थी होना सही नहीं, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, पर मैं बस अपनी तरफ ही देखती रही। आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी, मैं आपकी भी गुनहगार हूँ। वह तो अच्छा हुआ कि माँ को सही समय पर सब कुछ मालूम चल गया, वरना अब तक तो मैं हम सबका रिश्ता तो लगभग ख़त्म ही कर चुकी होती। रत्ती और सीमा जी तो समय रहते सुधर गए, पर हर कोई इतनी जल्दी नहीं समझता और नतीजन बसा बसाया घर टूट जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।